नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ग्रीस मिश्रा। दोस्तों, शैक्षिक विचारकों में आज के हमारे विचारक हैं जॉन डीवी। तो आइए शुरू करते हैं जॉन डीवी के बारे में। इन्होंने क्या शिक्षा से संबंधित अपने विचार दिए थे, किस प्रकार का इनका पाठ्यक्रम था, किस प्रकार की इन्होंने रचनाएं लिखी हुई हैं और क्या क्या योगदान इनका शिक्षा के विषय में रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जॉन डीवी का जन्म 1859 में संयुक्त राज्य अमेरिका के बर्लिंगटन में हुआ था। विद्यालयी शिक्षा इन्होंने बर्लिंगटन के सरकारी विद्यालयों से प्राप्त की थी। उसके उपरांत जॉन डीवी वर्मोंट विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि अपनी प्राप्त की थी। साथ में जॉन डीवी मिनीसोटा विश्वविद्यालय 1888 से 89, मिशिगन विश्वविद्यालय 1889 से 94, शिकागो विश्वविद्यालय 1894 से 1904 में इन्होंने दर्शन शास्त्र पढ़ाया था। वहाँ पर एक प्रोफेसर रहे थे। 1904 में वे कोलंबिया में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए और 30 वर्षों तक वे इस पद पर रहे थे कोलंबिया में। यहाँ दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में ये 30 वर्षों तक इन्होंने यहाँ पर काम किया था। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। डीवी की महानतम रचना, इनकी सबसे महानतम रचना जिसे माना जाता है उसे माना जाता है डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, जो कि उन्होंने 1916 में लिखी थी डीवी की। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो इस क्वेश्चन से बन सकता है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, वो है डीवी, क्योंकि ये जॉन डीवी की ये महानतम रचना है जिसमें उन्होंने अपने दर्शन के विभिन्न पक्षों को एक केंद्र बिंदु तक पहुंचाया तथा उन सबका एकमात्र उद्देश्य उन्होंने बेहतर पीढ़ी का निर्माण करना रखा था। तो इसका एकमात्र उद्देश्य क्या था कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसका इस तरीके से निर्माण करना है कि वो जो है बेहतर बन पाए। हम जो पीढ़ी है, प्रत्येक प्रगतिशील अध्यापक ने उनका बौद्धिक नेतृत्व स्वीकार किया था। अमेरिका का शायद ही कोई विद्यालय हो जो डीवी के विचारों से प्रभावित ना हुआ हो। तो ये उस समय के बहुत अच्छे विचारक और दार्शनिक थे, अच्छे शिक्षक थे, प्रोफेसर थे। और उस समय अमेरिका में ऐसा कोई भी विद्यालय नहीं था या ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं थी जो इनके विचारों से प्रभावित न रही हो। उनका कार्यक्षेत्र वस्तुतः संपूर्ण विश्व था और उनका कार्यक्षेत्र प्रॉपर जो है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ही नहीं था, उसके साथ साथ उन्होंने पूरे विश्व में जो है उनकी जो है छवि या उनकी छाप पूरे विश्व तक थी। 1919 में उन्होंने जापान का दौरा किया था तथा अगले 2 वर्ष मई 1919 से 1921 इन्होंने चीन में बिताए थे, जहां वे अध्यापकों एवं छात्रों को शिक्षा में सुधार हेतु लगातार संबोधित करते रहे थे। उन्होंने तुर्की की सरकार को राष्ट्रीय विद्यालयों के पुनर्गठन हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिया था। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन को चलाने में डीवी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो कहने का मतलब है जो जॉन डीवी हैं ये इनका कार्य क्षेत्र प्रॉपर सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं था, बल्कि जब तक वो पढ़ा रहे थे अपने जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे उस दौरान भी वो पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे थे। और पूरे विश्व का भ्रमण करने के साथ साथ उन्होंने जो है पूरे विश्व में प्रगतिशील शिक्षा जो आंदोलन था इनका, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं का था। तो ये अच्छे प्रगतिशील शिक्षक भी माने जाते हैं और प्रगतिशील शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया था। अब बात करते हैं जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन के बारे में। तो देखिए, जॉन डीवी का जो शिक्षा दर्शन है इसमें क्या है, समस्त शिक्षा व्यक्ति द्वारा प्रजाति की सामाजिक चेतना में भाग लेने से आगे बढ़ती है। अब ये जॉन डीवी का कथन है। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न कथन किसका है कि समस्त शिक्षा व्यक्ति द्वारा प्रजाति की सामाजिक चेतना में भाग लेने से आगे बढ़ती है। तो ये कथन है जॉन डीवी का। इनके शैक्षिक विचारों की अगर हम बात करते हैं तो डीवी की जो जॉन डीवी की दार्शनिक विचारधारा व्यवहारिक है, इसलिए वह दर्शन शास्त्र को संसार के ज्ञान का साधन नहीं मानते। तो जो इनकी विचारधारा है ये ज़्यादा व्यवहारिकता पर ज़्यादा बल देते हैं, इसलिए वो जो दर्शन शास्त्र है उसको संसार के ज्ञान का साधन नहीं मानते हैं, बल्कि वह उसे शिक्षा मानते हैं जो संसार पर नियंत्रण रखने और उसके पुनर्संगठन में सहायक होती है। दूसरे शब्दों में दर्शन और शिक्षा दो अलग अलग होते हुए भी इसे डीवी के
के कथन के अनुसार हम देखें कि दर्शन शास्त्र को शिक्षा का सामान्य सिद्धांत भी कहा जा सकता है। तो कहने का मतलब है इन्होंने दर्शन और शिक्षा को अलग अलग नहीं माना है। इन्होंने कहा है कि जो दर्शन शास्त्र है वो शिक्षा का ही अपने आप में क्या है, सामान्य सिद्धांत है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किसके अनुसार दर्शन शास्त्र को शिक्षा का सामान्य सिद्धांत कहा जाता है। किसके अनुसार दर्शन शास्त्र को शिक्षा का सामान्य सिद्धांत कहा जाता है? तो वो विचारक हैं अपने आप में जॉन डीवी। अब जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है, उस पर बात करते हैं। शिक्षा अनुभवों के सतत पुनर्निर्माण द्वारा जीवन की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो उसके अपने वातावरण को नियंत्रित करने एवं अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने के योग्य बनाती है। कहने का मतलब है शिक्षा अनुभवों के सतत पुनर्निर्माण द्वारा जीवन की प्रक्रिया, जो शिक्षा है वो स्वयं के अनुभवों के तहत पुनर्निर्माण द्वारा जीवन की प्रक्रिया है। वह व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो उसको अपने वातावरण को नियंत्रित करने एवं अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने के योग्य बनाती है। साथ में उन्होंने कहा है कि शिक्षा एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा अपने आप में स्वयं ही जीवन है। शिक्षा अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। शिक्षा अपने आप में विकास है और शिक्षा अपने आप में ही एक मार्गदर्शन है। ऐसा जॉन डीवी का विचार था। अब उद्देश्य की बात करते हैं, शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो इसके अनुसार तत्कालिक उद्देश्य होने चाहिए, लॉन्ग टर्म से उद्देश्य नहीं होने चाहिए। अभी क्योंकि समाज लगातार उनके अनुसार समाज लगातार बदलते रहता है, इसलिए शिक्षा के उद्देश्य भी लगातार बदलते रहने चाहिए। इसलिए शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य होने चाहिए, न कि लॉन्ग टर्म उद्देश्य होने चाहिए। इसी प्रकार अनुभव का नियमित पुनर्निर्माण की बात की है, वातावरण के साथ समायोजन की बात की है, सामाजिक कुशलता की इन्होंने बात की है, साथ में गतिशील एवं अभियोजन योग्य मन का निर्माण किया जाए, ऐसा डीवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य। पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो पाठ्यक्रम में ये जो है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की बात करते हैं, चाइल्ड सेंटर, बच्चे को केंद्र में रखकर पाठ्यक्रम बनाने की बात करते हैं। उपयोगिता का सिद्धांत की बात करते हैं कि ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जो बच्चे के लिए व्यवहारिक उपयोगिता पर बेस्ड हो। क्रियाशीलता का सिद्धांत की बात इन्होंने की है कि बच्चे को इस तरीके का पाठ्यक्रम दिया जाए जिसमें वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके और क्रिया के द्वारा चीज़ों को सीख सके। इसी प्रकार रुचि का सिद्धांत अभी मनोविज्ञान पर आधारित है पूरा, कि बच्चे की रुचि पर ध्यान देना चाहिए, उसके अनुसार ही उसे शिक्षा देनी चाहिए। अनुभव का सिद्धांत है, अनुभव द्वारा अगर बच्चा सीखेगा तो उसका सीखना ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा देर तक होगा। सभ्यता का सिद्धांत यानी जो मानव सभ्यता है, मानव समाज है, उसके अनुसार किस तरीके से बच्चे को शिक्षा दी जाए उसकी ये वकालत करते हैं। अब शिक्षण विधि की बात करते हैं। क्या शिक्षण विधि है डीवी के अनुसार? ये क्रियाशीलता पर ज़्यादा बल देते हैं, तो इसलिए कार्य के माध्यम से शिक्षा देने की बात करते हैं। प्रयोग प्रैक्टिकल के माध्यम से शिक्षा देने की बात करते हैं। अनुभव के माध्यम से शिक्षा देने की बात करते हैं। सह संबंध के माध्यम से शिक्षा देने की बात करते हैं। सह संबंध यानी जैसे दो तीन अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, उनको अलग अलग ना पढ़ा के बल्कि एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ाया जाए, इसकी ये वकालत करते हैं। और साथ में परियोजना विधि पर ये इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, इसलिए योजना विधि पर भी ये बात करते हैं। शिक्षण विधि जो है किस तरीके से बच्चे को पढ़ाई जाए। इसी प्रकार शिक्षक की भूमिका पर बात करते हैं कि शिक्षक और निरीक्षक, शिक्षक जो अपने आप में एक निरीक्षक होना चाहिए, पथ प्रदर्शक होना चाहिए और अपने आप में समाज सेवक होना चाहिए। तो ये मुख्य रूप से शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। शिक्षा को समाज सेवक होना चाहिए। इस शिक्षक को ईश्वर का प्रतिनिधि होना चाहिए, यानी कि शिक्षक को अपने आप को स्वयं भगवान न माने बल्कि भगवान को से मिलाने वाला ये क्या बनाए अपने को प्रतिनिधि बनाए। तो इस तरीके से शिक्षक अपने आप को जो है बच्चे के सामने प्रस्तुत करे, यानी कि निरीक्षक हो, पथ प्रदर्शक हो, समाज सेवक हो और ईश्वर का प्रतिनिधि हो। ये शिक्षक है जॉन डीवी के अनुसार। इसी प्रकार शिक्षार्थी का स्थान बात करेंगे तो शिक्षार्थी के स्थान पर भी ये जो है मुख्य स्थान शिक्षार्थी को देते हैं। अब शिक्षार्थी को देखिए, जॉन डीवी ने बालक को पूर्ण स्वतंत्र दिए जाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि जो बालक है अपने आप में जो स्वतंत्र होना चाहिए। उसने कहा कि बालक का पाठ्यक्रम शिक्षण विधि
ऐसी रखनी चाहिए कि बालक को विषय चुनने, शिक्षण विधि का प्रयोग करने और मूल्यों का निर्माण करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। कुल मिला के प्रमुख स्थान है, तो उसी के अनुसार जो है अपने आप बालक को जो है अपना विकास करने का जो है छोड़ देनी चाहिए। तो किस प्रकार की वो शिक्षण विधि का प्रयोग करे, किन मूल्यों को स्वीकारे तो और किन मूल्यों का निर्माण करे, तो इन सभी चीज़ की स्वतंत्रता बच्चे को देने की ये वकालत करते हैं। इसी प्रकार अनुशासन, बच्चे जो स्कूल का अनुशासन है या बच्चे का अनुशासन किस तरीके से हो, तो उसमें आत्म अनुशासन पर इन्होंने बल दिया है और सामाजिक अनुशासन पर बल दिया। तो डीवी समाज पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो सामाजिक अनुशासन पर भी बल है और आत्म अनुशासन की बात भी करते हैं। विद्यालय कैसा होना चाहिए, अब देखो इनका एक कोटेशन है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। तो ये बहुत बार पूछा भी जाता है, जो समाज का लघु रूप, समाज का लघु रूप, ठीक है। विद्यालय क्या है अपने आप में, समाज का लघु रूप है। ये किसका कोटेशन है, ये है जॉन डीवी का। तो उनके अनुसार जो है विद्यालय छोटी सामाजिक संस्था है, साथ में विद्यालय का एक विशेष वातावरण होना चाहिए। साथ में जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय शिक्षा अधिकारी के बाहर के वृहद समाज की प्रतिछाया होगा, जिसने रहकर जीवित रहने की कला को सिखाया जा सके, परंतु यह एक शुद्ध सरलीकरण तथा उत्तम रूप से संतुलित समाज होगा। तो कहने का मतलब है विद्यालय को जॉन डीवी ने जो है समाज का लघु रूप माना है और उसमें एक विशेष तरीके का जो है वातावरण निर्माण करने की बात यहाँ पर जॉन डीवी ने कही है। इसी प्रकार जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय अपने आप में क्या होनी चाहिए, प्रयोगशाला जैसी होनी, जैसे प्रयोगशाला होती है उसी प्रकार विद्यालय होने चाहिए, जहाँ पर रहकर बच्चा जो है अपने स्वतंत्रता के साथ अपने जो है अपने लक्ष्यों को, जीवन से संबंधित जो ज्ञान है उसको प्राप्त कर सके। इसी प्रकार आधुनिक शिक्षा में जॉन डीवी का योगदान क्या है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया, इन्होंने ऐसा बताया था। साथ में स्व अनुभव द्वारा शिक्षा का एकमात्र आधार, यानी कि स्व अनुभव द्वारा शिक्षा को प्राप्त करना ही जो है शिक्षा का एकमात्र आधार होना चाहिए। शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकता है समाज की। साथ में शिक्षा जीवन की तैयारी न होकर स्वयं अपने आप में जीवन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन हो सकता है कि शिक्षा जीवन की तैयारी न होकर स्वयं अपने आप में एक जीवन है, ऐसा कहना है जॉन डीवी का। इसी प्रकार से अनुभव का निरंतर पुनर्निर्माण होना चाहिए, यानी कि जो बच्चे के अनुभव है उनका जो है इस्तेमाल करना चाहिए और लगातार उनमें रिकंस्ट्रक्शन उनमें होना चाहिए। साथ में शिक्षा का कार्य बालकों को प्रत्येक परिस्थिति के साथ अनुकूलन प्रदान करना है, यानी कि जो शिक्षा का कार्य होना चाहिए बालकों को प्रत्येक कैसी भी स्थिति है उसमें अनुकूलन करना उन्हें आना चाहिए। विद्यालय समाज का लघु रूप है, अभी हमने आप इस पर बात की थी। सामाजिक कुशलता की प्राप्ति शिक्षा का उद्देश्य है, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य जो है सामाजिक कुशलता की प्राप्ति करना होना चाहिए। सामाजिक अनुशासन पर बल देने की इन्होंने बात की है। साथ में विद्यालय सामाजिक एवं सार्वजनिक संस्था है, ऐसा इन्होंने बताया। अब इसकी दोष की बात करते हैं कि क्या दोष है इनकी शिक्षा जो इन्होंने दी है, इसमें क्या कमियां रह गई थी। तो इन्होंने सबसे पहले नैतिक शिक्षा की उपेक्षा की है, कि जो मॉरल एजुकेशन है इसकी किसी प्रकार की बात नहीं की है, बल्कि उसकी उपेक्षा ज़्यादा की है। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शैक्षणिक समस्या है, ये इन्होंने नहीं बताया है। निगमन विधि की भी इन्होंने अपेक्षा की है, सिर्फ आगमन विधि पर ही जोर दिया, निगमन विधि की उपेक्षा की है। आध्यात्मिकता का अभाव इनकी शिक्षा में देखा जाता है कि बिना आध्यात्मिकता के जो है बालक जो है अपने सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है, ऐसा इन्होंने बताया नहीं है। सत्य की परिवर्तनशीलता का विचार दोषपूर्ण है। अभी वो कह रहे हैं कि सत्य, इनका कहना है कि जो है समाज के मूल्य भी बदलते रहते हैं, उद्देश्य भी बदलते रहते हैं, पाठ्यक्रम भी बदलते रहते हैं, सत्य परिवर्तित होते रहता है, इन्होंने ऐसा बताया था। लेकिन अगर व्यवहारिकता में देखें कि वह सत्य ही क्या जो अपने समय के अनुसार परिवर्तित हो जाए, अगर सत्य अपने आप में अटल होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या कहा, सत्य भी अपने आप में परिवर्तनशील है। तो ये विचार इनका दोषपूर्ण लगता है। साथ में प्रत्यक्ष अनुभव ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है का विचार भी अपने आप में दोषपूर्ण है। तो यानी कि जो प्रत्यक्ष अनुभव है, कभी कभी क्या होता है प्रत्यक्ष अनुभव भी जो है कभी कभी गलत हो जाते हैं, तो प्रत्यक्ष अनुभव भी गलत हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष अनुभव ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। तो एकमात्र स्रोत तो नहीं कह सकते, यहाँ पर इसमें लिमिटेशन आ जाती है, तो इसलिए प्रत्यक्ष के साथ साथ अप्रत्यक्ष अनुभव भी ज्ञान का स्रोत हो सकते हैं, इन्होंने ऐसा नहीं बताया था। साथ में उपयोगिता के सिद्धांत पर ज़्यादा बल दिया था। फिर इसमें क्या होगा, व्यक्ति वही काम करेगा जो उसके लिए उपयोगी है। कभी कभी चीज़ें जो है समाज सेवा के लिए वो काम भी करने पड़ते हैं जो अपने के लिए उपयोगी ना हो, दूसरों के लिए उपयोगी हो। तो इन्होंने उपयोगिता के सिद्धांत पर ही बल दिया था, ये भी इसमें नेगेटिव पॉइंट है। साथ में
क्रियात्मकता पर अधिक बल दिया है। साथ में शिक्षा में पूर्व निर्धारित उद्देश्यों का अभाव है, पहले से निर्मित उद्देश्य नहीं है और तत्कालिक उद्देश्यों की बात करते हैं। साथ में सहसंबंध के सिद्धांत पर अत्यंत बल दिया है। तो ये सिर्फ सहसिद्धांत सिद्धांत के आधार पर इन्होंने बल दिया है, सेपरेट रूप से विषयों को पढ़ाने की बात इन्होंने नहीं की है। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा संबंधी रचनाएं। अभी इस पर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि जॉन डीवी द्वारा कौन कौन सी जो है रचनाएं लिखी गई हैं। तो इस पर आप देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। पहला है इसमें द स्कूल एंड सोसाइटी, 1899 में ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी, द स्कूल एंड द सोसाइटी। दूसरी पुस्तक है इनकी द चाइल्ड एंड द करिकुलम, 1902 में इनके द्वारा लिखी गई थी। तीसरी पुस्तक है हाउ वी थिंक, ये 1910 में इनके द्वारा लिखी गई थी। अगली पुस्तक है इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन, ये 1913 में इनके द्वारा लिखी गई थी। स्कूल्स ऑफ टुमारो 1915 में इनके द्वारा लिखी गई थी। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन 1916 में इनके द्वारा लिखी गई थी। इसी प्रकार ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट 1922 में इनके द्वारा लिखी गई थी। एक्सपीरियंस एंड नेचर 1925 में इनके द्वारा लिखी गई थी। द क्वेस्ट फॉर सर्टेनिटी, स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्शन 1929 में इनके द्वारा लिखी गई थी। और सोर्सेज ऑफ साइंस एजुकेशन 1929 में इनके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा जो है महत्वपूर्ण टॉपिक जॉन डीवी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है एलटी जो आपकी परीक्षा होने वाली है इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। इसी प्रकार नए विचारक के साथ मिलते हैं कल अपनी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।